गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। वीडियो नंबर 14 है, ठीक है। ये जो सेशन चल रहा है क्लास थ्योरी और एमसीक्यू, टॉपिक वाइज थ्योरी और एमसीक्यू, ये इसका वीडियो 14 है। और जो टॉपिक अपना चल रहा है मानव शरीर की संरचना और शरीर प्रणाली और उनके कार्य, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी सिस्टम एंड देयर फंक्शन। इसका पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। सबकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। सबकी प्लेलिस्ट जितने भी वीडियो हुए हैं सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी एनएम क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी 13 टॉपिक, ठीक है, यानी 13 वीडियो में 13 टॉपिक, ये 12 टॉपिक हमने करवाया है 12 वीडियो में। 12 टॉपिक 12 वीडियो में करवाया है। अब 13 टॉपिक जो आपका सिलेबस आप देखोगे, आपके सिलेबस में मानव शरीर की संरचना और उस शरीर प्रणाली उनके कार्य के बारे में 13 नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हो सकता है बहुत ज़्यादा पार्ट आए, हो सकता है 5 पार्ट या 6 पार्ट आए। देखिए ये टॉपिक लंबा है लेकिन आपके प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। 4 प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैक्सिमम 4 प्रश्न लास्ट टाइम बना था, इस बार भी 4 प्रश्न ही बनेगा। टॉपिक लंबा है लेकिन प्रश्न ज़्यादा है। हाँ, एक चीज़ है कि आप ये साइंस में पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, 10th की साइंस में आपने खूब पढ़ा है, 9th के साइंस में भी पढ़ा है। ये जो टॉपिक आपका दे रखा है, मतलब क्लास 5 से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो ये चीज़, और 12th तक पढ़ते हो, और आपने डिप्लोमा में तो पढ़ा ही पढ़ा है। इसलिए ये 4 नंबर इससे कम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन जो पूछते हैं आप आसानी से बना लेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उससे बाहर नहीं आता है। लास्ट वीडियो पे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर पीडीएफ हमें चाहिए, तो हमने आपको बता रखा है पीडीएफ के लिए आपको 200 रुपये का फ़ी देना होगा, ठीक है। 200 रुपये फ़ी देकर आप पीडीएफ ले सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर आपको चाहिए कैसे भैया, तो ग्रुप दिया रहता है कमेंट बॉक्स में, ऊपर पिन रहता है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, रिक्वेस्ट भेजना है। समय जैसे मिलेगा मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो हमें डायरेक्टली कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। तो फ़ी देकर अब तक जितने क्लास हुए हैं, 14 क्लास हुए हैं, तो सारे 14 क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ रहेगा तो आप रिवाइज़ कर पाओगे कम समय में। वीडियो देखोगे 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन पीडीएफ 10 मिनट के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। एक ही बार समय देना होता है वीडियो पे, एक बार वीडियो देख लोगे तो पीडीएफ जैसे ही ओपन करोगे सारा कुछ ऑटोमेटिक आपको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ा हुआ था। ये जब आप सिलेबस आपका जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ पे सिलेबस में जाएंगे तो 13 नंबर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं 13 नंबर का पढ़ रहे हैं। उसके बाद 14 नंबर शरीर की स्वच्छता, ये छोटा टॉपिक है, ये एक ही वीडियो में हो सकता है कवर हो जाए, लेकिन यही टॉपिक आपका सबसे लेंदी है। और ये किस सब्जेक्ट का है, तो हेल्थ प्रमोशन में दिया है आपके। हेल्थ प्रमोशन का जो विषय है आपके एनएम का, उसमें ये टॉपिक आपका दे रखा है। ऊपर जितने भी 12 टॉपिक हमने कवर किया है ये आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सारे टॉपिक थे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का विषय जो है उसके सारे टॉपिक यहाँ तक 12 तक थे। अब हेल्थ प्रमोशन का चल रहा है। हेल्थ प्रमोशन का जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद नेक्स्ट विषय के टॉपिक दिए हैं। तो मतलब चारों जो भी आपके सब्जेक्ट एनएम में चलते हैं, हेल्थ प्रमोशन हुआ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हुआ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हुआ, मिडवाइफरी हुआ, जो सेंटर मैनेजमेंट का है वो, तो सारे विषय के टॉपिक दे रखे हैं। सबको पढ़ना ज़रूरी है भैया। कुछ लोगों का सवाल आता है सर मिडवाइफरी करवाइए, मिडवाइफरी कराइए। अरे मिडवाइफरी से ज़्यादा ज़रूरी तो आपका ये है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ये हेल्थ प्रमोशन। तो आप सभी कुछ करवाया जाएगा, बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है क्लास को, ठीक है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ पढ़ना है क्या, रीजनिंग पढ़ना है क्या, जीके पढ़ना है क्या, तो ऐसा नहीं है भैया। ये एनएचएम में पूछा जाता है। 20 नंबर जो आता है ना, 20 नंबर नॉन टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर,
ये एनएचएम की भर्ती में आती है। आपकी भर्ती में केवल आपका सिलेबस डिप्लोमा का ही आने वाला है, ठीक है। जो आपने एनएम किया है, जो सारी बुक किताबें हैं, उसी किताबें से ही पूछे जाने वाले हैं। कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है सर डीप में पढ़ाइए। डीप में पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। जीएनएम लेवल या फिर बीएससी नर्सिंग लेवल तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए। आपके सामने मैं प्रश्न रख देता हूँ, प्रीवियस ईयर प्रश्न रखता हूँ और आप आसानी से बना लेते हो, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे मांसपेशी ऊतक। यहाँ पे हेडिंग नहीं डाला है, डाल लेना आप, ठीक है। मांसपेशी मस्कुलर टिश्यू आप डाल लेना। यहाँ ऊपर आपको डाल लेना है मांसपेशी ऊतक, ठीक है। मांसपेशी ऊतक, सबसे पहले मांसपेशी ऊतक के बारे में देखेंगे। मांसपेशियाँ मांसपेशी की कोशिकाओं और तंतुओं से मिलकर बने हुए ऊतक हैं। मैंने आपको बताया था ना टिश्यू की डिफिनेशन। टिश्यू क्या है, टिश्यू कैसे बनते हैं, तो कोशिकाओं के समूह से ही टिश्यू बनते हैं, ठीक है। और ऊतकों यानी टिश्यू के समूह से ही एक अंग का निर्माण होता है और अंगों के समूह से एक सिस्टम का निर्माण होता है। ये चीज़ मैं आपको बता रखा हूँ। ये मांसपेशियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में गति उत्पन्न करती हैं, ठीक है। मांसपेशियाँ तंतु बंडलों में व्यवस्थित होते हैं और ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। क्लियर, इतने लाइन में आपको देखना है। अब देखिए मांसपेशी फाइबर, मायोफाइब्रिल, मायोसिन और सर्कोमियर, एक्टिन, इंटरकैलेटेड डिस्क, नाभिक, हल्की धारियाँ, ये सभी प्रकार हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखेंगे क्या, पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मानव शरीर की मांसपेशियां हमें खड़ा रहने, चलने फिरने, वजन उठाने आदि में सहायता प्रदान करती हैं। मांसपेशियां पूरे शरीर में पाई जाती हैं। क्लियर। अब देखिए शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। पहला क्या हो गया, कंकाली मांसपेशी। यह कंकाल के कुछ भागों में जुड़ी होती हैं और इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान देना, ये प्रश्न यहाँ से बनता है। ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। इन मांसपेशियों को दोनों सिरों पर टंडन नामक संरचना होती है। टंडन नामक संरचना होती है। इन मांसपेशियों में तंत्रिकाएं होती हैं और इसे रेखीय मांसपेशी भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान देना है, कंकाली मांसपेशी यह कंकाल तंत्र के कुछ भागों से जुड़ी होती हैं और इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहा जाता है। इन मांसपेशियों के दोनों सिरों पे टंडन नामक रचना होती है। इन्हें मांसपेशियों में तंत्रिकाएं होती हैं। इस रेखीय मांसपेशी भी कहते हैं। क्या प्रश्न क्या है कि कंकाली मांसपेशी के बारे में, कंकाली मांसपेशी को आपको ऐच्छिक मांसपेशी भी इसको बोल सकते हैं या फिर रेखीय मांसपेशी भी बोल सकते हैं। दो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, रेखीय मांसपेशी, ऐच्छिक मांसपेशी। प्रश्न बनेगा, बताइए किस मांसपेशी को आप ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। ऐच्छिक का मतलब जिस पे आपका नियंत्रण होता है। सपोज दैट ये आग है, फ्लेमेटिक है, ये ज्वाला है, आग है, ठीक है। ये आग है, ये आग जल रहा है, ठीक है। ये आग जल रहा है और आपका हाथ यहाँ पे आया, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका हाथ आया भैया यहाँ पे, इस आग के चपेट में आ गया तो आप जल गए। तुरंत एक विद्युत, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इतना तेज़ी से आपके दिमाग में ये पहुँचाएगा सिग्नल कि भैया ये जलन है, आप इसको हटा लो तुरंत। तो ये सिग्नल विपरीत भेजेगा कि ये नहीं, गर्म है, इससे आपको खतरा होगा, आप यहाँ पे हटा दो। मतलब एक रक्षात्मक क्रिया आपकी सिग्नल तक पहुँचेगा, आपके माइंड के सिग्नल तक पहुँचेगा। यहाँ से ये माइंड का सिग्नल जो है, माइंड यहाँ से दिमाग, ब्रेन क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा इसको, हाथ को, कि नहीं हटा लो, गर्म है, जल जाओगे, ठीक है। प्रश्न ऐसे भी बनता है कि बताइए जब आप मुसीबत में होते हैं तो कौन सा प्रतिक्रिया आपकी मांसपेशियाँ करती हैं, तो बताना है कि भैया रक्षात्मक प्रतिक्रिया करती हैं। ये चीज़ को ध्यान देना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्मूथ मांसपेशी। यह कंकाली मांसपेशी से छोटी एवं कोमल होती है। इन मांसपेशियों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहा जाता है। यह विभिन्न अंगों का हिस्सा होती है, जैसे पेट आते हैं, इसे राखी मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। आरेखीय मांसपेशियाँ, प्रश्न बनता है आरेखीय मांसपेशियाँ किसे कहते हैं? क्या पेट एक आरेखीय मांसपेशियाँ हैं? तो आपको बताना है, हाँ पेट एक आरेखीय मांसपेशियाँ हैं। छींक आना, ठीक है,
इमोशन, ठीक है, प्यार, ये सभी चीज़ें हैं जिस पे कंट्रोल नहीं हो सकता है। आंसू का आना, ठीक है। हृदय मांसपेशियाँ, अब देखिए यहाँ पे हृदय मांसपेशियाँ यह केवल हृदय में पाई जाती हैं और अनैच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं हृदय की। जिस परत में ये मांसपेशियाँ होती हैं उसे मायोकार्डियम कहा जाता है। तो हृदय की मांसपेशियों को मायोकार्डियम कहा जाता है। आगे हम हृदय के बारे में जब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए मानव शरीर की मांसपेशियाँ, नेक्स्ट पॉइंट है खोपड़ी की मांसपेशियाँ, जिसे आप क्रेनियल मसल्स बोलते हैं, या फिर आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये सभी खोपड़ी की मांसपेशियाँ के नाम है, आपको ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए गर्दन की मांसपेशियाँ, यहाँ पे गर्दन की ऊपरी ग्रीवा की मांसपेशियाँ, बाहरी देखिए व्हाइट मांसपेशियाँ, सुप्रा इंफ्रा जिसको आप नाम देते हैं। अब देखिए धड़ की मांसपेशियाँ, ये भी कंधे की मांसपेशियाँ, श्वसन की मांसपेशियाँ, ये सभी कंधे की हैं। उदर की मांसपेशियाँ, उदर की मांसपेशियाँ, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए ये सारे नाम हैं, आपको ध्यान देना है। कूल्हे की मांसपेशियाँ, अब देखिए पेड़ों की मांसपेशियाँ, यहाँ पे पेड़ों की मांसपेशियाँ ये है, ये पीठ की मांसपेशियाँ हैं। अब देखिए कंधे का गर्दन और ऊपरी अंगों की मांसपेशियाँ, ये सारा है, आपको याद करना है, ये सारा कुछ याद है, यहाँ कुछ समझाना नहीं है। अब देखिए कलाई, उंगलियाँ और अंगूठों की मांसपेशियाँ, निचले अंगों की मांसपेशियाँ, टखने की मांसपेशियाँ, पैर, अन्य मांसपेशियाँ। अब देखिए मांसपेशियों का कार्य हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के किसी अंग या भाग में गति उत्पन्न करना। जब मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो गति होती है, इसे सिकुड़ने की प्रक्रिया को संकुचन कहा जाता है। संकुचन के विपरीत आराम करना या रिलैक्सेशन, ठीक है, होता है। चलने या खाने, सामान उठाने या बैठने में मांसपेशियों की विभिन्न गतिविधियाँ होती है। अब देखिए आपको एमसीक्यू जो ऊपर आपने थियरी पढ़ा है उसी से संबंधित एमसीक्यू बनाना है। यह इम्पॉर्टेंट है, हर एक एमसीक्यू आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हमारी क्लास की वीडियो देखा करिए तो कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के चलते रहिए। एक एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे बाहर प्रश्न आ जाएगा तो आप बताना, ठीक है। अभी इसी में सबूत भी दिखाता हूँ मैं, अभी आप ये पढ़ लो, उसके बाद सबूत भी एक दो प्रश्न उठा के दिखाएंगे। तो ज़्यादा डीप में चीज़ें नहीं है, बहुत ही अच्छा मतलब एक कंटेंट तैयार किया गया है। छोटी सी चीज़ें बता के ज़्यादा चीज़ें आपको समझा देना, ये है। देखिए मानव शरीर में पाई जाने और जो भी चीज़ें बताई हैं आपके दिमाग में याद होने वाली है। ये नहीं कि ऐसा लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट नहीं है, भाषा भी कठिन नहीं है, सरल भाषा में चीज़ें बताई जा रही हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा हिंदी में, क्योंकि हिंदी से कई लोग जुड़े हुए हैं, बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में ही बताने का प्रयास रहता है। पहला पॉइंट है, पहला एमसीक्यू है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियाँ के संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्न से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ध्यान देना है, प्रश्न बोल रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशी के संकुचन और विश्राम की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्न से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बना था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और है, बाकी प्रश्न का तरीका वही है। ऑप्शन दे रखा है, आपको बताइए। पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लूइड मोशन थ्योरी, फ्लूइड मोशन थ्योरी, दूसरा एक्टिव स्टेट थ्योरी, या फिर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या फिर टेंडन थ्योरी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्लियर। अब व्याख्या भी आप देख सकते हो, स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया गया है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अनुसार मांसपेशियों का संकुचन एक्टिन और मायोसिन तंतुओं के एक दूसरे पर सरकने से होता है। इस प्रक्रिया में मायोसिन तंतु एक्टिन को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे मांसपेशी सिकुड़ती है। क्लियर, ये व्याख्या हो सकता है। अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड आपको बताना है कैल्शियम, ध्यान देना है, कैल्शियम आयन मांसपेशियों के संकुचन में किस प्रकार सहायक होते हैं। जो कैल्शियम आयन है ये मांसपेशियों के संकुचन में किस प्रकार सहायक होते हैं। ऑप्शन है, वे तंतुओं को जोड़ते हैं, वे एक्टिन और मायोसिन से जोड़ने में सहायक होते हैं, वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर डी ऑप्शन, वे मांसपेशियों को आराम स्थिति में रखते हैं। तो चारों ऑप्शन में आपको बताना है करेक्ट क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कैल्शियम आयन
मांसपेशी। देखिए प्रश्न क्या है, कैल्शियम आयन मांसपेशियों को सिकुड़ने में किस प्रकार सहायता करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है वे तंतुओं को जोड़ते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे एक्टिन को मायोसिन से जोड़ने में सहायक होते हैं, तीसरा है वे ऊर्जा प्रदान करते हैं, चौथा वे मांसपेशियों को आराम स्थिति में रखते हैं। यह बहुत ही इजी है, ठीक है। वे क्या करते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वे एक्टिन को मायोसिन से जोड़ने में सहायक होते हैं। क्लियर। व्याख्या आप देख सकते हो, स्पष्टीकरण भी दिया है। मांसपेशियों के संकुचन के दौरान तंत्रिका संकेत कैल्शियम आयनों को मुक्त करते हैं जो एक्टिन मायोसिन तंतुओं को जोड़ते हैं। यह क्रिया संकुचन के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखना है, निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी ऐच्छिक होती हैं, यानी इन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। ऊपर आपने पढ़ा है कंकाली मांसपेशी, स्मूथ मांसपेशी या फिर हृदय मांसपेशी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या ऑप्शन डी तंत्रिका मांसपेशी। बताइए कौन सी ऐच्छिक मांसपेशी है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर की बात कर लें, ऊपर थियरी में ही हमने आपको बता दिया था कि कंकाली मांसपेशी हैं जो ऐच्छिक हैं, जिसको आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पष्टीकरण, कंकाली मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और इन पर हमारा सीधा नियंत्रण होता है, जैसे चलने, दौड़ने और चीज़ों को उठाने में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, मांसपेशियों को किस प्रकार का कार्य हमारे शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशियों का कौन सा प्रकार है जो हमारे शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है, इम्पॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दे रखा है कंकाली मांसपेशी, हृदय मांसपेशी या फिर स्मूथ मांसपेशी। देखिए कंकाली मांसपेशी यही इसका राइट हो जाएगा, ये शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। क्लियर। यहाँ पे स्पष्टीकरण आप पढ़ सकते हैं, कंकाली मांसपेशियों के संकुचन से उत्पन्न गर्मी शरीर के तापमान को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। ठंड में कंपन के माध्यम से ये शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। जब ठंड पड़ती है ना, जब आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, यहाँ पे ठंड आपको पड़ रहा है तो आप अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेते हो, अपने शरीर को ही सिकोड़ कर बैठ ही जाते हो, या फिर ठंड लग रही है लेटे हुए हो, जो चादर है वो कम गर्म रख रहा है आपको, तो आप क्या करते हो, अपने पैर और को सिकोड़ कर बढ़िया से एकदम छोटा कर लेते हो। तो कंकाली मांसपेशियाँ ही सिकोड़ने में मदद करता है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 देखना है, स्मूथ मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है। यह ऐच्छिक होता है, यह केवल हृदय में पाई जाती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी, यह आंतरिक अंगों में पाई जाती है, ठीक है, ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है और अनैच्छिक होती है। डी, ये हमेशा कठोर होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए स्मूथ मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐच्छिक नहीं होती है भैया। हमने ऊपर देखा कंकाली मांसपेशी ऐच्छिक होती है, यह केवल हृदय में पाई जाती है। केवल वर्ड आ गया है तो वैसे ही काट देना है। ऑप्शन सी देखिए, ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है और अनैच्छिक होती है। जी हाँ, ये करेक्ट हो गया, ये आंतरिक अंगों में पाई जाती है तभी तो स्मूथ रहती हैं, ठीक है। और ये अनैच्छिक होती हैं, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, स्पष्टीकरण, स्मूथ मांसपेशियाँ आंतरिक अंगों जैसे पेट, ठीक है, पेट, आंत आदि में पाई जाती हैं। अगर स्मूथ, इसका नाम ही है स्मूथ, अगर सॉफ्ट नहीं रहेगा भैया, पेट में पाई जाती है, सॉफ्ट रहेगा तभी तो पेट में है। अगर सॉफ्ट ना रहे तो आपके पेट में इन्फेक्शन ना पैदा कर देगा। अभी बोल सकते हैं कि कोई सा है, अगर ऐसे खुरदरा हो, ठीक है, तो ये आपके पेट के अंदर जाके घाव नहीं कर देगा। तो ये आंतरिक है, इसका नाम ही है आंतरिक मांसपेशी, तो स्मूथ रहता है। और ये अनैच्छिक होती है, अपनी इच्छा से आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 देखना है, कौन सी मांसपेशी विशेष रूप से केवल हृदय में पाई जाती है और हृदय की धड़कन में सहायक होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पढ़ सकते हो, व्याख्या स्पष्टीकरण देख सकते हो। हृदय मांसपेशियाँ केवल हृदय में पाई जाती हैं और उन्हें मायोकार्डियम भी कहा जाता है, अनैच्छिक होती हैं और हृदय की धड़कन में सहायक होती हैं। प्रश्न नंबर 7 देखना है, स्नायु संकेतन के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन मांसपेशी संकुचन में होता है। संकुचन के दौरान मांसपेशी लंबी होती है, या फिर कैल्शियम आयन संकेतन से निकलते और संकुचन उत्पन्न करते हैं, या फिर डी, संकेतन से मांसपेशियों को आराम
होना शुरू होता है, ये सी हो गया। और डी केवल ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो? स्नायु मतलब टेंडन की बात हो गई है, टेंडन की बात हो गई तो हड्डी टेंडन संकेतन के माध्यम से किस प्रकार का परिवर्तन मांसपेशी संकुचन में होता है? संकुचन के दौरान मांसपेशी लंबी होती है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम आयन संकेतन से निकलते हैं और संकुचन उत्पन्न करते हैं। जी हाँ, ये करेक्ट हो जाएगा। ऊपर भी हमने ये आपको बताया था। इसका भी करेक्ट हो जाएगा। संकेतन के दौरान कैल्शियम आयन से निकलते हैं और एक्टिन मायोसिन तंतुओं के बीच संकुचन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह मांसपेशियां संकुचन का मुख्य कारक है। प्रश्न नंबर 8 देखना है, जब मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती हैं तो कौन सा पदार्थ मांसपेशी कोशिकाओं में वापस संग्रहण में चला जाता है? सोडियम, फास्फोरस या फिर कैल्शियम या फिर ऑक्सीजन? बताइए। जब मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती हैं तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आराम की स्थिति में होती हैं तो कौन सा पदार्थ मांसपेशी कोशिकाओं में वापस संग्रहण में चला जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया है। मांसपेशी संकुचन के बाद कैल्शियम आयन कोशिकाओं में वापस संग्रहण में चले जाते हैं, जिससे संकुचन समाप्त होता है और मांसपेशी आराम की स्थिति में लौट आती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 9 देखना है, मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति बनाए रखने के लिए निम्न से कौन सा तत्व विशेष रूप से आवश्यक है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। ठीक है, मांसपेशियों की शक्ति, ध्यान देना, मांसपेशियों की शक्ति और सहन शक्ति बनाए रखने के लिए निम्न से कौन सा तत्व विशेष रूप से आवश्यक है? तो प्रोटीन भैया आवश्यक है। व्याख्या आप देख सकते हो, मांसपेशियों के निर्माण, मरम्मत और सहन शक्ति के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। यह मांसपेशियां तंतुओं को पुनः संरचना में सहायता करता है और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 10 देखना है, स्मूथ मांसपेशियां, ध्यान देना है, स्मूथ मांसपेशियां निम्नलिखित में किन अंगों का निर्माण करती हैं? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, हड्डियों और जोड़ों को, या फिर पेट और आते? ऊपर हमने आपको देखा बताया भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्मूथ मांसपेशियां, ठीक है, आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे पेट, आते हैं। ये अनैच्छिक होती हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब देखिए हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन टू रिस्पायरेटरी सिस्टम। सभी जीवों को अपनी जीवन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह सिस्टम हवा के नाक के माध्यम से शरीर में ले जाकर फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, श्वसन प्रणाली दो मुख्य चरणों में कार्य करती है। पहला भैया इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या है? प्रश्वसन में क्या है? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाना। और दूसरा एक्सपायरेशन, निश्वासन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, ये ध्यान देना पॉइंट। दो चरणों में एक हो गया आपका इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। प्रश्वसन, निश्वासन, एक में आपको ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ले जाता है, दूसरे में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों शरीर से बाहर निकालता है। क्लियर। अब देखिए, श्वसन तंत्र के भाग जो ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। पहला नोज देखना है। देखिए, नाक श्वसन तंत्र का पहला अंग है जो बाहरी वातावरण से वायु प्राप्त करता है। इसके मुख्य कार्य और संरचना इस प्रकार हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसके कार्य क्या क्या हैं भैया। ये फिल्टर का काम भी करता है नाक, जो आप हवा ले रहे हो उसका फिल्ट्रेशन यही करता है नाक ही। नाक का बाहरी भाग हड्डियों और उपास्थियों जैसे बना होता है। नाक की गुहा अंदर से कई छोटे छोटे बालों और म्यूकस श्लेष्मा से ढकी होती है, जो हवा में मौजूद कणों को रोकती है। वही चीज़ मैंने बताया ना कि ये फिल्टर करता है। ठीक है, जो आपका म्यूकस है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो श्लेष्मा बना है बालों का, ठीक है, छोटे छोटे बाल हैं, ये जो कण होते हैं हवा के माध्यम से अंदर जा रहा है, उन कणों को रोक लेता है, छान देता है और शुद्ध हवा अंदर जाने देता है। कार देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया है। कार हवा को गर्म और नम करना, ज़रूरत के अनुसार हवा को हीट करता है और उसकी नमी करता है। और वायु को फिल्टर करना, धूल, पराग आदि को हटाना, गंध की पहचान करना, सूंघने का भी कार्य करता है भैया। कि बगल वाले पड़ोसी के घर में आज फुलौरी बन रही है
क्या क्या बन रहा है, ये चीज़ आप नाक के माध्यम से ही बता पाते हो। अब देखिए फेरिंग्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। फेरिंग्स जिसे गला भी कहा जाता है, नाक और मुंह को लैरिंग्स और इसोफेगस से जोड़ता है। ये वायु और भोजन दोनों का मार्ग है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग क्या हो गया, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नाक के पीछे का हिस्सा जो वायु को प्राप्त करता है, नाक के पीछे का हिस्सा जो वायु को प्राप्त करता है। यहाँ पर फेरेंजियल टॉन्सिल गले की ग्रंथियाँ होती है। अब देखिए ओरोफेरिंग्स, इसका काम कहाँ है और कहाँ पे पाया जाता है, मुंह के पीछे का हिस्सा है जो वायु और भोजन दोनों को प्राप्त करता है। वायु और भोजन दोनों को प्राप्त करता है ओरोफेरिंग्स है। लैरिंजियल फेरिंग्स, लैरिंग्स के पीछे का हिस्सा जहाँ से वायु ट्रेकिया श्वसन नली में जाती है, ठीक है। अब देखिए लैरिंग्स के बारे में समझना है आपको, एक एक पॉइंट यहाँ से समझना है, प्रश्न बनता है भैया। लैरिंग्स जिसे स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, ध्यान देना, वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। वायु को ट्रेकिया को ले जाता है और ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसकी संरचना में निम्नलिखित उपस्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, जैसे कि पहला थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज यह लैरिंग्स का सबसे बड़ा भाग है। लैरिंग्स का सबसे बड़ा भाग क्या है, थायराइड कार्टिलेज, यह गले के सामने उभरा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या हो गया, क्रिकॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉयड कार्टिलेज यह एक अंगूठी के आकार की संरचना होती है जो लैरिंग्स के आधार पर बनती है। तीसरा एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज यह ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है। अगर प्रश्न बन जाएगा ध्वनि उत्पादन में कौन सा कार्टिलेज सहायक होता है, तो एरिटिनॉइड, ठीक है। अब देखिए कार्य, लैरिंग्स के कार्य क्या क्या हैं, पहला ध्वनि उत्पन्न करना, हवा को गर्म और फिल्टर करना, ठोस पदार्थों को श्वास नली जाने से रोकना, ठीक है, ये सारे कार्य हैं। अब देखिए ट्रेकिया के बारे में पढ़ना है। ट्रेकिया क्या है भैया, ट्रेकिया श्वसन नली गर्दन से होते हुए सीने तक जाती है। इसकी संरचना 16 से 20 वलयाकार उपस्थितियों से बनी होती हैं जो इसे लचीला और खुला रखती हैं। इसके अंदर एक म्यूकस झिल्ली होती है जो बाहरी कणों और म्यूकस को बाहर निकालने में सहायक होती है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। कार्य देख लीजिए क्या क्या होता है इसका कार्य। ट्रेकिया का कार्य वायु को फेफड़े तक पहुँचाना, वायु को फिल्टर करना और गर्म करना। अब देखिए ब्रोंकाइल, ब्रोंकाई के बारे में देखना है। ब्रोंकाई, ट्रेकिया का निचला भाग 2 भागों में बढ़ जाता है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फेफड़ों के प्रवेश करती हैं और कई शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं जिनका कार्य वायु को फेफड़े के अंदर गहराई तक ले जाना, और ये शाखाएं आगे चलकर ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती हैं। क्लियर। अभी फिगर के माध्यम से आपको सारा चीज़ समझा देंगे हम। देखिए मुख्य ब्रोंकाइल दाहिना और बायां ब्रोंकास जो क्रमशः दाहिने और बाएं फेफड़ों में जाती हैं। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई की छोटी शाखाएं जो एल्वियोलाई में समाप्त होती हैं। कार्य देखना है, वायु को फेफड़े को विभिन्न भागों में पहुंचाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में क्या देखना है, फेफड़ों में ब्रोंकियोल्स के अंत में एल्वियोलर थैलियाँ या एल्वियोलाई होती हैं। एल्वियोलाई की दीवारें बहुत पतली होती हैं और यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है, ठीक है। कार्य देखिए अब देखिए इसके कार्य, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का मुख्य स्थान। यह प्रक्रिया रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। क्लियर। फेफड़े, देखिए फेफड़े के बारे में आपको देखना है। फेफड़े छाती में स्थित होती हैं और यह स्पंजी संरचना होती हैं जो वायु मार्ग का अंतिम भाग है। दायां फेफड़ा 3 भागों में और बायां फेफड़ा 2 भागों में विभाजित होता है। इसीलिए बोलते हैं कि फेफड़े कहाँ होते हैं, तो दाएं भाग में, क्योंकि दाएं भाग में ज़्यादा 3 भाग और बाएं भाग में 2 भाग विभाजित होता है। प्रत्येक फेफड़े का एक पतली झिल्ली जिससे प्लूरा घेरती है। ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लूरा इसीलिए हाईलाइट भी हुआ है, ठीक है। प्रत्येक फेफड़े को एक पतली झिल्ली प्लूरा जिसे घेरती है जो फेफड़ों को चिकनाई प्रदान करती है और रगड़ से बचाती है। प्लूरा की 2 परतें होती हैं। पूछ लिया जाएगा आपके प्रश्न एग्जाम में कि बताइए फेफड़ों को ढकने वाले जो ढकते हैं उसका क्या नाम है, या फिर फेफड़ा किससे ढका रहता है, तो प्लूरा। अब ये प्रश्न बना है, आप बोलोगे सर कहाँ बना है, तो चलिए दिखा भी देते हैं कहाँ बना है। ये यूपी SSSC एनएम का पेपर है। आप बोलोगे सर कहाँ पे बना है, तो ये देखिए 68 नंबर पे। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, मैंने आपको बता रखा है ना कि भैया एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक एक
बात जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको आप फुफ्फुस आवरण या फिर प्लूरा बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में प्लूरा लिखा है, हिंदी में फुफ्फुस आवरण। व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स। मैंने आपको बताया ना, फेफड़े के बाहरी आवरण जो रहता है वो प्लूरा ढके रहती है। इसका काम है चिकनाई देना और बाहरी चोटों से बचाना। ठीक है, प्लूरा। तो ये देख लो, जो सारी थियरी बताई जा रही है भैया वहीं से प्रश्न बनते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। कोई बाहर से प्रश्न नहीं आएगा और ना ही डीप में आएगा, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में। वो ऑटोमेटिक जो हाईलाइट हुआ है, ऑटोमेटिक आपको प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे ही वो कवर कर लिया है थियरी। जो मैं बता रहा हूँ भैया, सिस्टम कुछ अलग है, हमारा सिस्टम कुछ अलग है। पीडीएफ क्रिएट करता हूँ, ऐसा क्रिएट करता हूँ कि वो ऑटोमेटिक ही कवर कर लेता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनता है और पूरे सिलेबस को कवर कर लेता है। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि भैया प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे, नहीं तो जिस दिन आपका पेपर होगा एक एक प्रश्न मैं दिखाऊंगा कि ये प्रश्न इस वीडियो से बना है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हालांकि मैं हर एक प्रश्न दिखा सकता हूँ कि भैया, लेकिन मैं सारा प्रश्न क्यों दिखाऊं। मैं बस मेरी बातों को विश्वास रखो, जो मैं बोल देता हूँ इम्पॉर्टेंट है तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लूरा हाईलाइट कर दिया है, क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न यहाँ से बना इसलिए तो हाईलाइट किया है, और ये मैं खुद नहीं किया हूँ, ऑटोमेटिक ये हो जाता है। मैं डाल देता हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर डेटा के आधार पे चीज़ें क्लियर करना है तो ऑटोमेटिक वो हाईलाइट हो ही जाता है। अब देखिए थोड़ा हम फिगर के माध्यम से आपको सारा चीज़ यहाँ जो हमने पढ़ा है फेफड़े के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, फिगर के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, फिगर के माध्यम से ज़्यादा समझ में आएगा। ये श्वसन तंत्र के अंग, ठीक है, ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक एक चीज़ हम फिगर के माध्यम से पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए रिस्पायरेटरी ट्रैक इन ह्यूमन, पूरा ट्रैक को आपको समझना होगा कि क्या प्रोसेस है। अभी हमने आपको डिटेल में थियरी बता दिया, लेकिन उस थियरी को और शॉर्टकट आप करना चाहते हो तो ये देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले वायु नासिका छिद्र में प्रवेश करता है, उसके बाद नासिका कक्ष में, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र या कंठ बोलते हैं। देखिए एक सिस्टम तरीके से है ये, इसको आपको याद करके रखना है। उसके बाद फिर ट्रैकिया में जाता है, श्वास नली में, फिर उसके बाद ब्रोंकी में, श्वसनी में, फिर उसके बाद ब्रोंकाइल्स में, श्वसनिका जिसको बोलते हैं, उसके बाद एल्वियोलर में, वायुकोष्ठ वाहिनी में, फिर एल्वियोलाई में, ठीक है, वायुकोष्ठ में। तो ये पूरा आपका ट्रैक है रिस्पायरेटरी में। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो पल्मोनरी रिस्पायरेशन। उसके बाद यहाँ से ये लंग्स, फेफड़ा या फुफ्फुस से पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। ठीक है, अच्छा कभी आपने सोचा है, कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि हम सांस को केवल फेफड़े से ही क्यों लेते हैं, त्वचा से क्यों नहीं लेते हैं? जैसे भी और आपका उभयचर प्राणी हुआ, ठीक है, मेढक ये लंग्स और आपका स्किन दोनों से लेता है। तो कभी आपने सोचा है कि हम लोग ह्यूमन जो हैं, ठीक है, हम लोग त्वचा से क्यों सांस नहीं लेते हैं, फेफड़ा से ही क्यों लेते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। देखिए लंग्स के पास ये सभी गुण हैं जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। तो लंग्स के पास ये सभी गुण है, फेफड़ा के पास ये सभी गुण है, इसलिए हम फेफड़े से ही सांस लेते हैं। जैसे कि थिन, पतला होना चाहिए, नमी होना चाहिए, मॉइस्ट और हाईली वेस्कुलर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट, शोषणवर्धक होना चाहिए, और लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। ये सभी गुण मानव के फेफड़ा के पास है, इसलिए मानव फेफड़ा से ही सांस लेता है। अब हम आपको बताए थे कि फिगर के माध्यम से हम सारा कुछ समझेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पूरा फेफड़ा का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये इपोग्लॉटिस, इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो आप भोजन लेते हो, ठीक है, भोजन जो लेते हो वो श्वास नली में ना जाए, श्वास नली में जाने से
ये रोकता है, ठीक है, इपोग्लॉटिस। अब देखिए लैरिंग्स का पता ही है, इसको स्वर यंत्र भी बोल सकते हो आप। ट्रैकिया, ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ट्रैकिया यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा ट्रैकिया। अब ट्रैकिया पे ही आपको छोटा छोटा रिंग दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा रिंग। इसकी संख्या कितनी होती है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसकी संख्या 16 से 20 होती है, ठीक है, 16 से 20 होती है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिंग, ठीक है, रिंग दिखाई दे रहा है, इसका कार्य क्या है, तो आप इसका कार्य जान लो। ये श्वास नली को पिचकने से रोकता है, ठीक है, ट्रैकिया को पिचकने से रोकता है। आपने साइकिल का ट्यूब देखा होगा, ठीक है, साइकिल का ट्यूब देखा होगा, साइकिल का ट्यूब आपने देखा होगा। जो साइकिल का ट्यूब होता है, अगर इसमें से जो हवा रहता है, अगर आप यहाँ से हवा निकालते हो, ठीक है, यहाँ से हवा निकालते हो तो ये ट्यूब धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका जो ट्रैकिया है, जब आप इसमें से सांस छोड़ते हो तो ये धीरे 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 सिकुड़ ना जाए, पिचक ना जाए, इसलिए ये रिंग लगा रहता है। और इसी रिंग का कार्य यही है कि ट्रैकिया को पिचकने से रोकता है। क्लियर। अब आगे देखिए, हमने इसकी संख्या भी बता दी, 16 से 20 होता है। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रैकिया 2 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। ट्रैकिया को आपको यहाँ से आपने देखा सीधा आया हुआ है, लेकिन यहाँ से 2 भागों में विभाजित हो गया है, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ चला गया है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे ब्रोंकस, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये प्राथमिक ब्रोंकाइल्स में विभाजित होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी के बाद देखिए सेकेंडरी तक ही याद करना है आपको। अब उसके बाद आप छोटे छोटे चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रोंकाइल्स, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ गुब्बारे के गुच्छे जैसा छोटा छोटा, यही आपका ब्रोंकाइल्स होता है। और यहीं से ही गैसों का आदान प्रदान होता है, क्लियर, ब्लड में, ठीक है, यहीं से होता है। अब देखिए जो प्लूरा भी आपने देखा, ये पूरा बाहरी आवरण यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बाहरी आवरण इधर है, ये वाइट में जो छल्ला है, ठीक है, ये बाहरी आवरण जो दिखाई दे रहा है यही आपका हो गया भैया प्लूरा, ठीक है, यही आपका प्लूरा हो गया। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है प्लूरा के अंदर, बाहरी आवरण के अंदर, जो आपको ये येलो दिखाई दे रहा है ना, येलो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको प्लूरा फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। तो और आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, डायाफ्राम, ये देखिए ये चीज़ डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है, यही डायाफ्राम वक्षगुहा, ठीक है, इधर का एरिया वक्षगुहा हो गया, ठीक है, थोरैक्सिस कैविटी, और नीचे का एब्डोमिनल कैविटी, नीचे का उदर गुहा हो गया। तो ये ट्रैकिया का काम है दोनों को अलग रखना, वक्षगुहा और उदर गुहा को अलग रखना, ठीक है। और इसमें चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है ही नहीं, ये लंग्स, ये रंग, और ये हार्ट हो गया, हार्ट के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। यूपी SSSC एनम में जो प्रश्न बना था यही पूछा था कि फेफड़े के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप, प्लूरा, ठीक है, या फिर प्लूरा मेम्ब्रेन बोल सकते हो, क्लियर। और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको आप प्लूरल फ्लूइड्स बोल सकते हैं, क्लियर। ये देखिए क्रम से आपको ये याद रखना होगा कि सबसे पहले वायु नासिका छिद्र में, नासिका कक्ष में, फिर ग्रसनी में, फिर लैरिंग्स में स्वर यंत्र या कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वासिनिका, फिर वायु कोष्ठवाहिनी, फिर वायुकोश, ये आपको याद करके रखना है। तो आपने देखा, देखिए अभी जो फिगर में मैंने आपको बताया था ना, छोटा छोटा ऐसा छोटा छोटा, जैसे आपका ये पूरा फेफड़ा है, ठीक है, ब्रोंकाइल्स में आ रहा है, वहाँ से आने के बाद कई छोटे छोटे यहाँ पे एल्वियोलाई, जो ये छोटे छोटे कई शाखाओं में विभाजित हुआ था, यही आपका एल्वियोलाई हुआ, और यहीं पे ही गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, रक्त से ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, क्लियर। अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, थियरी भी डिटेल में पढ़ लिया, फिगर के माध्यम से भी मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। अब हम लगाएंगे MCQ, और वीडियो अब लंबी हो रही है। देखिए PDF, मैं बार बार बोलता हूँ, PDF आप लोग
परचेस कर लो, ठीक है। 200 कोई बड़ी बात नहीं है, 200 का आप लोग समोसा, चाउमीन, बर्गर में ही ख़त्म कर देते हैं। प्रश्न है क्या, PDF रहेगा तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हो, पढ़ भी सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो। शोषण और टाइम है भैया, अभी आपके 6 महीने के टाइम है। अगर आप लिख के भी नोट्स बना के पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। शोषण प्रक्रिया में प्रशोषण और निशोषण के बीच मुख्य भिन्नता क्या है, और यह दोनों क्रियाएं कैसे शोषण तंत्र के विभिन्न अंगों में होती है। शोषण प्रक्रिया में शोषण और निशोषण, जो मैंने आपको बताया था, प्रशोषण और निशोषण, ठीक है। जिनमें प्रशोषण में क्या होता है और निशोषण में क्या होता है। प्रशोषण में मैंने बताया था ऑक्सीजन, उसमें आपका, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज़ मैंने ऊपर आपको बताया था। तो देखिए, प्रशोषण केवल वायुमार्ग से जुड़ी होती है, जबकि निशोषण फेफड़ों में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है क्या, प्रशोषण में केवल ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, जबकि निशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। अब बताइए सी वाला ऑप्शन क्या है, प्रशोषण केवल श्वास नली के माध्यम से होता है, जबकि निशोषण फेफड़ों में हवा के दबाव के आधार पर होता है। प्रशोषण और निशोषण दोनों ही क्रियाएं वायुमार्ग के फेफड़े होती हैं, जहाँ प्रशोषण में हवा का अंदर जाना और निशोषण से हवा का बाहर आना शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या है, ध्यान देना है। पूछा है कि प्रशोषण प्रक्रिया, देखिए शोषण प्रक्रिया में प्रशोषण और निशोषण के बीच मुख्य भिन्नता क्या है, और ये दोनों क्रियाएं कैसे शोषण तंत्र के विभिन्न अंगों में होती हैं। ऑप्शंस आपके पास है। देखिए, सबसे पहले आपको केवल वर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे केवल, यहाँ पे केवल, तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो ऑप्शन, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी केवल, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में केवल बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट हो जाएगा और सही भी है। पढ़िए आप, प्रशोषण निशोषण दोनों ही क्रियाएं वायुमार्ग और फेफड़ों में होती हैं, जहां प्रशोषण में हवा का अंदर जाना और निशोषण में हवा का बाहर आना शामिल है। हवा का अंदर जाना मतलब ऑक्सीजन युक्त हवा जा रहा है, बाहर निकलना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा बाहर निकल रहा है। स्पष्टीकरण आप देख सकते हो, व्याख्या देख सकते हो। प्रशोषण और निशोषण की क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। प्रशोषण में वायुमार्ग फेफड़ों में जाती है, जबकि निशोषण में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह दोनों क्रियाएं शोषण तंत्र के अंगों को समुचित कार्य पर निर्भर करती हैं। ऊपर हमने आपको बताया था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है प्रशोषण शोषण का। प्रश्न नंबर 2 देखना है, नासिका गुहा के 3 भागों के कार्य और उनकी संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए और बताइए कि कैसे शोषण में योगदान करते हैं। नासिका गुहा के 3 भागों के कार्य, तो उनकी संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए और बताएं कि वे कैसे शोषण में योगदान करते हैं। पहला ऑप्शन है अग्र नथुने, पश्च नथुने और नासिका पट्ट। ये वायुमार्ग को गर्म, नम और साफ करते हैं तथा गंध को पहचानने में मदद करते हैं। और बी ऑप्शन क्या है, केवल अग्र नथुने वायु को गर्म करते हैं, जबकि पश्च नथुने वायु को साफ करते हैं और नासिका पट्ट गंध पहचानने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी बता रखा है कि अग्र नथुने केवल नासिका गुहा का प्रवेश द्वार है, जबकि पश्च नथुने वायु का बाहर निकलने में मदद करते हैं और नासिका पट्ट केवल संरचना का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी बता रखा है इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी बोल रखा है कि अग्र नथुने, पश्च नथुने और नासिका पट्ट ये तीनों मिलकर वायु को केवल गर्म करते हैं, जबकि गंध पहचानने का कार्य अन्य अंग करते हैं। तो वैसे ही कट कर देगा भैया, यहाँ पे देखिए, जबकि गंध पहचानने का कार्य अन्य अंग करते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाक के द्वारा ही गंध पहचानते हो आप। और आप देखिए सी, देखिए मैंने एक लॉजिक बताया था कि केवल वर्ड, मेरे प्रश्न के ऑप्शन में अगर केवल दिख रहा है तो मैक्सिमम चांस है वो गलत ही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे भी केवल दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए बच रहा है आपका, अग्र नथुने, पश्च नथुने और नासिका पट्ट ये वायु को गर्म, नम और साफ करते हैं। जी हाँ, यही आपका करेक्ट हो जाएगा और गंध को पहचानने में मदद करते हैं। व्याख्या भी आप देख सकते हो, यहाँ पे व्याख्या दिया है, नासिका गुहा ये 3 भाग होते हैं, गर्म करने, नम करने और उसके फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 देखना है। प्रश्न नंबर 3 बोला जा रहा है कि लैरिंक्स की संरचना में उपस्थित की भूमिका क्या है होती है और यह स्वर उत्पादन में कैसे सहायता करता है। मैंने आपको थियरी में बताया था कि लैरिंक्स का कार्य है कि यह ध्वनि का उत्पादन, स्वर उत्पादन करता है। तो
उपास्थि में भूमिका पूछा है। लैरिंक्स की संरचना में उपास्थि की भूमिका क्या होती है और यह स्वर उत्पादन कैसे कैसे सहायता करती है। उपास्थि की सहायता से लैरिंक्स की दीवार मजबूत होती है जो ध्वनि के उच्चारण में मदद करती है। बी ऑप्शन दे रखा है कि उपास्थि लैरिंक्स को लचीला बनाती है जिससे यह ध्वनि तरंगों को सही तरीकों से संचारित सही तरीकों से संचारित कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि लैरिंग की उपास्थि केवल उसे स्थिर रखती है, ध्वनि उत्पन्न करने में कोई भूमिका नहीं निभाती, तो ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए प्रश्न नंबर देखिए थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए इसका करेक्ट क्या हो। देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे उच्चारण से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे उच्चारण लिखा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और देखिए कहीं पे और ए वाले में भी उच्चारण लिखा है शायद कहीं पे, ये हाँ ये देखिए यहाँ पे भी उच्चारण लिखा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सी वाला वैसे ही हमने काट दिया है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है निगेटिव बोल रहा है कि भूमिका नहीं होती है, जबकि प्रश्न बोल रहा है कि भूमिका निभाने में क्या है, तो ये भूमिका क्यों नहीं है भैया, वैसे ही इसको काट दो आप। तो यही भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पढ़िए, उपास्थि लैरिंक्स को लचीला बनाती है जिससे यह ध्वनि तरंगों को सही तरीके से संचारित कर सके, ठीक है, उच्चारण नहीं, ट्रांसलेशन नहीं करता है। आप देखिए व्याख्या भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे व्याख्या भी है। लैरिंक्स में थायराइड, क्रिकायड और एरिटीनायड उपास्थि होती है जो इसे लचीला और संरचनात्मक बनाती है। यह उपास्थियाँ ध्वनि की तरंगों को सही तरीके से प्रसारित करने में मदद करती हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ब्रोंकाइल और ब्रोंकियल्स के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक भिन्नता क्या है और वे फेफड़ों को स्वास्थ्य में कैसे योगदान करते हैं। देखिए ब्रोंकाई में उपास्थि होती है जबकि ब्रोंकियोल्स में मांसपेशियां होती हैं जिसमें वह फेफड़ों की वायु को निकासी में सहायता करता है। बताइए। ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है कि ब्रोंकाई बड़े और मोटे होते हैं जबकि ब्रोंकियोल्स छोटे और पतले होते हैं जिससे वायु को गहराई तक ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोला है क्या भैया, ऑप्शन नंबर सी क्या बोला है? ऑप्शन नंबर सी बोला है कि ब्रोंकाइल केवल मुख्य वायुमार्ग, देखिए केवल आ गया, वैसे काट देना है। ब्रोंकाइल फेफड़ों में गंदगी को रोकते हैं जबकि ब्रोंकियोल्स गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। देखिए यहाँ पे तो सही है भैया। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पढ़िए बी वाला ऑप्शन पढ़िए, आपको भी लगेगा कि सही है। देखिए ब्रोंकियाल बड़े और मोटे होते हैं, जी हाँ सही बात है, जबकि ब्रोंकियोल्स छोटे और पतले होते हैं। फिगर में भी मैंने आपको समझाया था जिसमें वायु को गहराई तक ले जाते हैं, क्लियर, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, अच्छे से लिखा गया है। ब्रोंकाइल मुख्य वायुमार्ग है जो हवा को फेफड़ों में ले जाते हैं जबकि ब्रोंकियोल्स छोटी शाखाएं होती हैं जो फेफड़े के गहरे हिस्सों में वायु का वितरण करती हैं। यही प्रक्रिया फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 5वां प्रश्न है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई की संरचना और कार्य क्या होते हैं और यह श्वसन प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर पूछा है कि एल्वियोलाई का कार्य, ठीक है, एल्वियोलाई का कार्य ही पूछा है, इसका कार्य क्या है बताना है आपको। हमने फिगर में बताया था, थियरी में भी बताया था। एल्वियोलाई रक्त वाहिकाओं से जुड़े होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने में मदद करते हैं जिससे उन्हें ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपका बताइए। बी वाला ऑप्शन है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई की दीवारें पतली होती हैं और गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होती हैं जिससे वे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। सी वाला और आगे की ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सी वाले में केवल दे रखा है तो वैसे डी वाले में भी केवल दे रखा है, यहाँ पे देखिए डी वाले में केवल काट देना है वैसे ही। अब देखिए एल्वियोलाई की दीवारें पतली होती हैं और गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त होती हैं जिससे वे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती हैं। एल्वियोलाई फेफड़ों के अंत में छोटी थैली, ध्यान देना है, एल्वियोलाई फेफड़ों के अंत में छोटी थैली के आकार की संरचना होती है जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। उनकी पतली दीवारें ऑक्सीजन को रक्त में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सरल बनाती हैं। प्रश्न नंबर 6 देखना है, एक भाग का MCQ बना दिया हूँ। आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, सारे पार्ट को मैंने पहले थियरी और फिगर से समझाया, अब MCQ के रूप में रटा दे रहा हूँ बिल्कुल।
श्वसन तंत्र में प्लूरा की भूमिका क्या होती है और यह फेफड़ों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। देखिए प्लूरा मैंने आपको क्या बताया था, बाहरी आवरण को ये ढकता है, ठीक है, फेफड़े के बाहरी आवरण को सुरक्षा करता है। प्लूरा वायुमार्ग की सुरक्षा करती है जिसमें धूल और बैक्टीरिया बाहर रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ये है। प्लूरा एक झिल्ली होती है, ध्यान देना, प्लूरा एक झिल्ली होती है जो फेफड़ों को ढकती है और श्वसन के समय फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। प्लूरा केवल फेफड़ों के आकार को निर्धारित करती है, इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं है। केवल वर्ड आ गया, काट दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखना है, काट देना है। डी बोल रहा है कि प्लूरा रक्त संचार में मदद करती है जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलती है। नहीं भैया, एल्वियोलाई करता है ये रक्त संचार में। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोल रहा है बी, प्लूरा एक झिल्ली होती है जो फेफड़ों को ढकती है और श्वसन के समय फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में मदद करती है। जी हाँ, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हो, प्लूरा एक पतली झिल्ली होती है, यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 7 देखना है। श्वसन तंत्र की संरचना में कौन से अंग मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं और उनका कार्यात्मक योगदान क्या होता है। नासिका, गुहा, कृष्णी और फेफड़े ये अंग वायु को गर्म करते हैं, नमी प्रदान करते हैं और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। या फिर बी वाला ऑप्शन, केवल फेफड़े और लैरिंक्स ये अंग श्वसन में मुख्य भूमिका निभाते हैं जबकि अन्य अंगों का कार्य केवल सहायक होता है। सी ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये अंग वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने में मदद करते हैं लेकिन गैसों के आदान प्रदान की कोई भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है श्वसन तंत्र में कोई अंग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता है, सभी अंग मिलकर वायु को शुद्ध करते हैं और उससे फेफड़ों में पहुंचाते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सबका अलग अलग कार्य है। यहाँ पे देखिए ट्रेकिया और ब्रोंकाई ये अंग वायु को फेफड़ों तक पहुँचाने में मदद करते हैं लेकिन गैसों का आदान प्रदान नहीं। भैया गैसों का आदान प्रदान क्यों नहीं करते हैं, पूरा श्वसन तंत्र मिलकर करता है, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए यहाँ पे बी वाला बोला कि केवल फेफड़े और लैरिंक्स केवल आ गया है, काट दो उसको। ऑप्शन नंबर सी देखिए ए वाला देखिए क्या है, नासिका, गुहा, ग्रसनी और फेफड़े ये अंग वायु को गर्म करते हैं, नमी प्रदान करते हैं और गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 8 देखना है, प्रश्न नंबर 8 देखना है। श्वसन देखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम में बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन के बीच का अंतर क्या है, ये दोनों प्रक्रियाएं कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। बाह्य श्वसन फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है जबकि आंतरिक श्वसन शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, बाह्य श्वसन केवल, अब देखिए केवल वर्ड आ गया है, ठीक है, काटना है तुरंत, केवल आ गया है, काट देना है। सी वाला भी, डी वाले में भी केवल आया है, देखिए काट देना है केवल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाह्य श्वसन फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान को संदर्भित करता है जबकि आंतरिक श्वसन शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान को संदर्भित करता है। थियरी में सब पढ़ चुके हैं, थियरी अगर थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो प्रश्न नहीं बन पाएगा। व्याख्या पढ़ सकते हो, बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। आंतरिक श्वसन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें ऊतकों में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 9 देखना है, फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया कैसे होती है और यह किस प्रकार शरीर की ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। अब देखिए फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश होने पर यह रक्त में, ये वाला ऑप्शन देखिए, फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश होने पर यह रक्त में मिल जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है जिससे वायु का उत्पादन होता है। या फिर भी फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान केवल ऑक्सीजन के लिए होता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का निकासन केवल आ गया, भैया काटो ऐसे। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पे भी केवल है, इसको भी काट दो आप, आगे पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। केवल देखिए फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रवेश होने पर यह रक्त में मिल जाती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाती है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्लियर, व्याख्या पढ़ सकते हो आप, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना सकते हो। प्रश्न नंबर 10 जो यही प्रश्न के साथ हम इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है।
छोटा छोटा पार्ट दे रहे हैं। आपके ही कमेंट आ रहे थे कि वीडियो बहुत लंबी होती है, वीडियो को छोटा करिए, तो भैया लीजिए छोटा ही कर रहे हैं। श्वसन तंत्र के अंगों में कौन सा अंग वायु को गंदगी और रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं में भूमिका निभाता है और यह प्रक्रिया कैसे कार्य करती है? नाक की गुहा या गंदगी। देखिए प्रश्न ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, नाक की गुहा या गंदगी और रोगाणुओं को रोकने के लिए बालों को म्यूकस का उपयोग करती है। लैरिंग्स या केवल ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है, गंदगी से कोई सुरक्षा नहीं करता है। और सी, ब्रोंकाई या केवल वायु को फेफड़ों में पहुंचाने का कार्य करता है, सुरक्षा का कोई कार्य नहीं करता। फेफड़े या गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होता है, लेकिन केवल श्वसन प्रक्रिया के अंत में। आपको छोटी सी ट्रिक अपने वीडियो में बता रखी है कि जिसमें केवल दिख जाए उसको आपको काट देना है, ठीक है। जिसमें केवल दिखे उसको आपको काटना है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन में भी केवल दिखाई दे रहा है, इसको भी काट देना है। अब देखिए ए में कोई नाक की गुहा या गंदगी और रोगाणुओं को रोकने में के लिए बालों और म्यूकस का उपयोग करती है, यही आपका सही हो जाएगा। हमने आपको थियरी में ही बता रखा है, ठीक है। अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट। अब देखिए आप लोगों का कमेंट आएगा कि PDF चाहिए। जब ये पूरा पार्ट हम वीडियो बना लेंगे, टोटल ये PDF जो है 148 पेज का है, ठीक है। उसके बाद हम आपका भी तो 44 पेज तक ही कवर किए हैं, इसके बाद 100 पेज बचे हुए हैं अभी इस PDF के, तभी हम आपको प्रोवाइड करेंगे PDF, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।